फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं आज आपके सामने फिर से एक नया चैप्टर लेकर। ये चैप्टर हमारा ज्योग्राफी से है और इस ज्योग्राफी में हम फोर्थ चैप्टर एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। एज यू नो दैट द इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर आफ्टर चाइना। ठीक है, आपको पता ही है कि भारत के बारे में कहते हैं कि भारत गांव का देश है। ठीक है, गांव का देश मतलब यहाँ पर गांव बहुत थे और गांव बहुत थे इसका मतलब खेती करते थे। अभी तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पे 70% लोग खेती ही करते थे। अब तो खैर ये परसेंटेज घट गया है, लेकिन फिर भी आज भी हमारे यहाँ प्रॉपर एक वास्ट स्केल में हमारे यहाँ खेती होती है, एग्रीकल्चर होती है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या होती है, यानी कितने तरह की खेती करी जाती है हमारे यहाँ। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न, किस पैटर्न में, किस सर्किल में हमारे यहाँ खेती करी जाती है। तो सबसे पहले आइए पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ किस तरह की फार्मिंग होती है। तो सबसे पहले जो हमारा है वो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये मैंने आपको अंडरलाइन यहाँ पे करके बता दिया। प्रिमिटिव यानी पुराने जमाने में, प्राचीन समय में या पहले का। तो ये क्या है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस? इसको मैं क्या कहती हूँ, इसको मैं अपनी तरफ से कहती हूँ 100% नेचुरल फार्मिंग। अगर हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को नेचुरल फार्मिंग भी कहें तो कोई गलत नहीं हुआ। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि इस प्रैक्टिस प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन स्मॉल लैंड विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन लेबर। ह्यूमन लेबर आप समझ लीजिए क्या होता है कि जब जिस टाइप के एग्रीकल्चर में हम किसी भी तरह का कोई मशीनरी, कोई टेक्नोलॉजी या किसी भी तरह की हम बायोकेमिकल सब्सटेंस को यूज नहीं करते हैं, सिर्फ अपने ह्यूमन लेबर को यूज करते हैं और इरिगेशन के लिए हम टोटल डिपेंड रहते हैं नेचर पे, यानी कि रेन पे, उसको कहते हैं आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और ये क्या होता है? इट्स काइंड ऑफ द फार्मिंग इज डिपेंड ऑन द टोटल स्मॉल पैचेस ऑफ द लैंड, यानी एक जमीन के एक छोटे से टुकड़े, जैसे हम कह सकते हैं 1 बीघा खेत, 2 बीघा खेत, 3 बीघा खेत, 4 बीघा खेत, उसमें लोग खेती करते थे विद ह्यूमन लेबर, यानी अपने हाथ से, जैसे हो और आपका ये डाव और आपका डिगिंग स्टिक, यानी कि जैसे हसिया, कुल्हाड़ी, बड़ी चाकू या फावड़े, इसका इस्तेमाल करते थे लोग, यानी ये टूल्स हुआ करते। दीज वर द टूल्स ऑफ द फार्मर इन द प्रिमिटिव टाइम, यानी प्रिमिटिव टाइम पे ये टूल्स यूज करके, यानी अपने हाथों से खेती करते थे। वो किस लिए करते थे? फॉर ओनली एंड द होल फैमिली वो बिकम बिजी इन द एग्रीकल्चर, यानी उनके सारे जितने भी परिवार के सदस्य होते थे वो सारे मिलकर खेती करते थे। वो कोई लेबर का यूज नहीं करते थे और उनका ह्यूमन लेबर लगता था। और वो प्रोडक्शन किस लिए करते थे? अपने सर्वाइवल के लिए, यानी अपने खाने के लिए यूज करते थे जिस लैंड को, उसको कहा जाता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। यानी कि हम पुराने तौर तरीके से विद ह्यूमन लेबर और किसी अदर लेबर की हेल्प न लेकर फैमिली के साथ अपने सर्वाइवल के लिए जो प्रोडक्शन करते थे इन अ स्मॉल पार्ट ऑफ द लैंड, दैट इज कॉल्ड द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और इस फार्मिंग में हम आपको ये बता दें कि पूरे परिवार के सदस्य मिलके खेती करते थे अपने सर्वाइवल के लिए। उसका एक एग्जाम्पल है, उसका एग्जाम्पल है आपका स्लैश बर्न एग्रीकल्चर। ये क्या है? स्लैश बर्न एग्रीकल्चर क्या है? यानी अब आप इसको समझना होगा, ये एक इसका एग्जाम्पल है। पुराने टाइम पे देखिए, आज के टाइम पे तो खेत और जमीन इसकी तो बहुत ज्यादा कीमत हो चुकी है, बहुत these has the highest rate, nobody can easily purchased this time। लेकिन उस टाइम पे क्या था? जमीनें बहुत होती थी, पॉपुलेशन कम थी, लोग जमीनों का यूज करते थे। किस तरह से करते थे? लोगों के पास टूल्स नहीं थे, मशीनरीज नहीं थी, तो क्या करते थे? एक आपका मेथड होता था जिसको हम कहते हैं स्लैश बर्न एग्रीकल्चर। जैसे मान लीजिए कोई जमीन का पार्ट है, कोई टुकड़ा है, वहां पर हमने देखा देयर आर द मेनी काइंड ऑफ द हर्ब्स एंड श्रब्स, झाड़ियां उगी हुई, कटीले पौधे उगे हुए हैं, जमीन भी उबड़ खाबड़ है और क्या नाम है, कोई फर्टिलिटी नहीं नजर आ रही है। तो उस जमीन को हाउ कुड वी मेक लैंड अ पार्ट ऑफ लैंड फॉर द फर्टिलिटी ऑफ क्रॉप, यानी कि एक फसल के लिए कैसे हम उसको उपजाऊ बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके लिए वो क्या करते थे? जमीन के उस हिस्से को देखिए जला देते थे। इसीलिए इसको कहा गया स्लैश बर्न एग्रीकल्चर। उसको जलाने से क्या होता था? जब जला देते थे उसके 2 फायदे होते थे। एक तो ये होता था कि उसको साफ करने के लिए ह्यूमन लेबर का यूज नहीं किया जाता था।
जब वो जल जाता था तो उसकी जो एशिड होती थी यानी उसकी जो राख होती थी वो जमीन के सरफेस की फर्टिलिटी में मिक्स हो जाती थी और उसको इंक्रीज कर देती थी। यानी दिस काइंड ऑफ the agriculture, or we can say that this type of the farming method increase the fertility of surface that make a land useful for the cropping। यानी कि उसको फसल उगाने के लिए उसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स आ जाते थे, ऐसी फर्टिलिटी पैदा हो जाती थी कि वो जमीन फिर क्या होती थी, खेती लायक हो जाती थी। फिर वहां खेती करते थे, उस खेती करने के बाद जैसे एक बार खेती कर ली, दोबारा उस पर फिर खेती कर ली, एक बार 2 बार या ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 3 times they can use that land। After that the land of part of the land became the barren। यानी उसके बाद वो क्या हो जाता था, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती थी और वो खेती करने लायक नहीं रहता था। यानी हमने 1 फसल बो दी, 2 फसल बो दी या ज्यादा से ज्यादा तीसरी फसल बो दी, उसके बाद वो लैंड क्या हो जाती थी, बेकार हो जाती थी, वो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते थे। लेकिन उसका एक फायदा ये भी होता था कि कुछ अरसे बाद आफ्टर समटाइम्स लाइक 6 months or 1 year that land could achieve again that fertility and we can use that part of the land again। तो ये लेकिन एक चीज है इसमें, जब हमें आजादी मिली, when we got the independence and after farming the constitution it would be declared a crime। यानी इसको एक क्राइम में घोषित कर दिया गया। वैसे हमारे यहाँ इसको क्या कहते हैं, हमारे यहाँ इसे कहते हैं जूम खेती। क्या कहते हैं, जूमिंग। दिस काइंड ऑफ द यानी स्लैश बर्निंग, यानी उत्तर प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है, जूमिंग। यानी जमीन के किसी हिस्से को जला देना और उसके बाद उसमें फर्टिलिटी, जलाने के बाद जो एलिमेंट्स होते थे राख उसमें मिल जाना, इस पैटर्न को जूमिंग पैटर्न कहा जाता है। बहुत जगह पे अलग अलग नाम, जैसे मिल्पा मैक्सिको में कहते थे, पोडो हिमाचल प्रदेश, कुआरा, कुमारी, यानी अलग अलग हमारे ही कहीं मध्य प्रदेश में, कहीं मणिपुर में, कहीं अलग अलग जगहों पर इस टाइप की खेती को या इस टाइप के फार्मिंग पैटर्न को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इसमें अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको अलग अलग, यहाँ तक कि अमेरिका है और क्या नाम है, दूसरे कॉन्टिनेंट्स है, अफ्रीका वगैरह है, वहां पर भी इस पैटर्न को यूज किया जाता था लेकिन अलग नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे, आपका जो इंटेंसिव सब्सिडेंस फार्मिंग है, इंटेंसिव। अब ये इंटेंसिव सब्सिडेंस क्या है, दिस काइंड और दिस प्रैक्टिस हायर पॉपुलेशन प्रेशर ऑफ लैंड वेयर वी इनपुट हायर डोजेज ऑफ बायोकेमिकल। यानी कि ये खेती क्या होती थी, एक लार्ज एरिया में होती थी। दिस काइंड ऑफ द फार्मिंग हैज बीन यूज्ड इन द लार्ज एरिया ऑफ द पॉपुलेशन एंड फॉर नॉट ओनली द सर्वाइवल ऑफ द फैमिली बट आल्सो द सेल द क्रॉप इन द मार्केट। यानी कि हम यहाँ पर क्या करें, जैसे हमारा एरिया क्या हो सकता है, 10 बीघा का हो सकता है, 20 बीघा का हो सकता है, 50 बीघा का हो सकता है। इसमें ग्रुप्स भी वर्क करते थे, जैसे कि किसी फैमिली के पास 50 बीघा है, खेती है, उसमें 4 भाई है, सबकी 10 अगर डिवाइड हो गई तो क्या हो गया, उसे डिवाइड होने से उसकी प्रोडक्टिविटी भी तो कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम ग्रुप में काम करते थे, जैसे हम 50 बीघा में या किसी में सिर्फ आपका चावल ही चावल, आपका गेहूं ही गेहूं या आपका गन्ना या शुगर कैन या एक टाइप की अगर हम उसमें फसल बो देते हैं, तो अब जैसे मान लीजिए मेरे पास है तो मैंने गेहूं बो दिया, तो क्या मैं 50 बीघा का गेहूं अकेले खा जाऊंगी, नहीं, मैं 4-5 रखूंगी क्विंटल अपने यूज के लिए, फैमिली के यूज के लिए, और बाकी को मैं सेल करूंगी। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं, और इसकी जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि वी इनपुट्स मैनी काइंड्स ऑफ द बायोकेमिकल पेस्टिसाइड्स and biochemicals and higher variety of the seeds and the fertilizer। इसमें एक वर्ड आता है HYV, इसका मतलब क्या होता है, हायर यील्डिंग वैरायटी। यानी ज्यादा से ज्यादा वी कैन यूज एंड वी कैन ग्रो द मोर प्रोडक्ट by the help of using such a kind of the higher yielding variety। higher yielding variety का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा फसल उगाने के लिए हमने अच्छे बीज,
अच्छे बायोकेमिकल, अच्छे फर्टिलाइजर, अच्छे पेस्टिसाइड्स, मैनी काइंड्स, हमने सब तरह का यूज। और हम इसमें क्या खास बात है कि हमारे छोटे छोटे इसमें टूल्स नहीं होते हैं, क्योंकि देयर इज एक्चुअली एग्रीकल्चर एंड द कल्टीवेशन इन द लार्ज पार्ट ऑफ द एरिया। तो हम जैसे मान लीजिए पहले लोग बैलों के हेल्प से, हाथ से खेत को जोते थे हल के जरिए, लोग ट्रैक्टर से, अब तो देखिए थ्रेसर और तमाम किस्म की मशीनें आ गई हैं। जैसे हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया तो कटिंग की मशीन का यूज किया जाता है। बहुत सारी चीजें आ गई हैं, जैसे पैडी से धान चावल को, उसके पैडी से चावल को अलग किया जाता है, धान से चावल को अलग किया जाता है। ये सारी बहुत सारी मशीनरी आ गई। यानी जब, और इरिगेशन सिस्टम क्या होता है कि पहले क्या था कि ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में इरिगेशन के लिए हम टोटल वी वर डिपेंड ऑन द नेचर, यानी रेन या मानसून पे हम डिपेंड होते थे। हमारे पास ज्यादा कोई देयर वर नो काइंड ऑफ द कन्वेंस आर द मीन्स फॉर द इरिगेशन। लेकिन आज का जो ये मॉडर्न, हम इसको मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हम यहाँ पर वी इनपुट्स all kinds of the modern machinery and technology and the irrigation system as well the canal, well, tube well and बहुत सारी चीजों का यूज करके, यानी मान लीजिए बारिश नहीं हुई, पहले क्या होता था, अगर टाइम पे बारिश नहीं होती थी तो फसल हमारी क्या हो जाती थी, खराब हो जाती थी। लेकिन इस फार्मिंग में, इस मॉडर्न टाइम पे हम इरिगेशन के लिए वी हैव एक्चुअली डेवलप्ड मैनी काइंड ऑफ द मीन्स फॉर इरिगेशन ऑफ आवर क्रॉपिंग सिस्टम, यानी अपने क्रॉप को, अपने फसल की सिंचाई के लिए हमने तरह तरह की मशीनरी का अरेंजमेंट करके रखा हुआ है ताकि हमारी फसल ना खराब हो। और हम उसमें समय समय में क्या नाम है, बैक्टीरिया या वायरस या किसी किस्म की बीमारी ना फसलों को, या कीड़े ना खा जाए, उसके लिए हम उसके ऊपर स्प्रे भी करते रहते हैं किस्म किस्म के पेस्टिसाइड्स, यानी जो कीटाणु है या फसल में लगने वाले जो फसल को खा सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। और बायोकेमिकल के जरिए, यानी ऐसी खाद जो ज्यादा फसल दे, या ऐसे बीज जो ज्यादा फसल अच्छी दे या मोर प्रोडक्शन हो। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। इसी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर आपका क्या आता है, कमर्शियल फार्मिंग। क्या आती है, कमर्शियल फार्मिंग। यानी मैंने जैसे आपको बताया, हम ये भी कह सकते हैं, इसको आसान लफ्जों में वी कैन एक्चुअली यूज दिस पैटर्न ऑफ द क्रॉपिंग सिस्टम, कमर्शियल फार्मिंग, यानी व्यापार के लिए खेती करना। हम इस तरह से भी इसको कह सकते हैं, यानी कि हम बेनिफिट के लिए खेती कर रहे हैं। सपोज हमने एक बहुत ही लार्ज स्केल में क्या गन्ना ही गन्ना बो दिया था, क्या हम गन्ना बैठ के खाएंगे, इससे हमारा पेट भरेगा? ठीक है, हमने किस लिए, ये प्रोडक्टिविटी के लिए जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा क्या कहलाता है, फर्स्ट सेक्टर कहलाता है। आपको पता है एग्रीकल्चर क्या है, फर्स्ट स्टेप है। यानी पहले कहीं हम गेहूं को खेतों में उगाएंगे, उसके बाद उसको काटा जाएगा, फिर उसको ले जाया जाएगा जब कहीं फैक्ट्री वगैरह में, तो उसको सेकेंडरी सिस्टम कहा गया है। फिर उसके बाद जब वो फैक्ट्री वगैरह में किस्म किस्म की प्रोडक्ट तैयार करेगा, जैसे मान लीजिए उसने बिस्किट्स तैयार किए, उससे आटा तैयार किया, मैदा तैयार किया, या किसी तरह के चिप्स, या दुनिया भर का और भी तमाम भी कुकीज आती हैं, उनका यूज किया, तो वो सेक्टर क्या कहलाता है, जब वो पहुंचता है मार्केट में, वो टर्चरी सेक्टर कहलाता है। तो हमारा जो एग्रीकल्चर का फर्स्ट स्टेप है वो आपका फर्स्ट सेक्टर कहलाता है। ये मैंने आपको इसमें यहाँ बता दिया कि इसके अंदर आपका क्या आता है, कमर्शियल फार्मिंग आता है। कमर्शियल फार्मिंग के अंदर आपका क्या आता है, प्लांटेशन आता है। प्लांटेशन क्या है, जैसे हमारी फसलें हैं, चाय की, कॉफी की, गन्ना की, तमाम ऐसी हैं जहाँ जिसको, इन सारी फसलों को जब हम उगाते हैं तो उनको प्लांटेशन का नाम, या बनाना की, केला की, तो वो क्या कहलाती है, प्लांटेशन कहलाती है। प्लांटेशन के लिए आपने देखा होगा कि कुछ खास, जैसे केरल है, कर्नाटक है, जैसे केरल टी के लिए फेमस है, कर्नाटक कॉफी के लिए फेमस है, महाराष्ट्र वगैरह में, उत्तर प्रदेश वगैरह में, उत्तर प्रदेश जैसे गन्ने के लिए उत्तर प्रदेश इज द एक्चुअली ऑन द फर्स्ट नंबर फॉर प्रोड्यूसिंग द शुगर केन, यानी सबसे ज्यादा गन्ना उगाने वाला स्टेट कहलाता है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा किस तरह से बार बार उत्तर प्रदेश का नाम बार बार आता रहेगा इसमें, कि किस तरह से खेती करी जाती है और क्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और यहाँ से निकलने वाली जितनी चीजें हैं उसमें इनका नाम आता रहता है। तो कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, स्पेशली किस लिए होती है, कमर्शियल फार्मिंग हमारे यहाँ होती है स्पेशली फॉर गेनिंग द प्रॉफिट। मार्केट में हम क्या करते हैं कमर्शियल फार्मिंग से, अब देखिए इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, ज्यादातर अभी क्या हो रहा है, लोग
जितने भी जैसे पुअर हमारे फार्मर हैं तो वो तो अभी तक इसी तरह की खेती कर रहे हैं, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि वो उनकी पूरी फैमिली लगती है खेत में, उनके पास पैसा नहीं कि मजदूर को हायर करें, लेबर को हायर करें, या उनके पास इतना पैसा नहीं कि बड़ी बड़ी मशीनरी खरीद सके, तो उनका ह्यूमन लेबर यूज होता है और उनके टूल्स भी छोटे छोटे होते हैं, जिससे वो सुबह से लेकर शाम तक बेचारे खेत में मेहनत करते रहते हैं। लेकिन जो बिग फार्मर है, यानी जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड है, जिनके पास बहुत ज्यादा खेती है, वो इस टाइप की खेती करते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। यहाँ पर जो खेती करते हैं गरीब किसान अपने खाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए करते हैं, फैमिली के लिए। और ये जो खेती ये तो अपने लिए तो रखे ही रखेंगे, जो है मार्केट में इसको बेनिफिट लिया जा सके, इसको बेचा जा सके, सेल किया जा सके, इसके लिए वो तमाम किस्म हायर डोजेज ऑफ बायोकेमिकल का यूज करते हैं और तमाम किस्म की मैनी काइंड ऑफ द मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी विच आर डेवलप्ड नाउअडेज फॉर द मॉडर्न फार्मिंग। हम इसको मॉडर्न फार्मिंग भी कह सकते हैं। मॉडर्न फार्मिंग इसलिए कह रहे हैं इसको हम, क्योंकि इसमें सारी मॉडर्न चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी टूल्स क्या है, मॉडर्न है। बायोकेमिकल्स क्या है आपके, हम जितना भी इसमें अपनी खेती को बढ़ाने के लिए या प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जितने सारे इनपुट्स को इसमें हम लगाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। और इसी के अंडर में आपका कमर्शियल फार्मिंग आता है, इसी के अंदर आपका प्लांटेशन आता है। ये आपके एग्जांपल हो गए हैं कि कमर्शियल फार्मिंग क्या है, यानी एक कमर्शियल फार्मिंग इज बिलोंग टू विद अ लार्ज पार्ट ऑफ द लैंड वेयर वी inputs all kinds of the machinery and all kinds of the biochemicals for increasing the production of any kind of the single crop। ये भी हम कह सकते हैं, यानी जहां पर हम चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे हमने ग्राउंड नट बोया हो, मूंगफली हमने बो दी, जूट बो दिया, कॉटन बो दिया हमने, या हमने कोई भी राइस या व्हीट, जैसे कि हमारे यहाँ गेहूं आपका ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये सब गेहूं के लिए बहुत ही ज्यादा हायर प्रोडक्शन स्टेट माने जाते हैं। और जैसे राइस हो गया आपका महाराष्ट्र में हो गया, आपका वेस्ट बंगाल में हो गया, और जगहों पर होगा, वो वहां पर राइस के लिए अच्छा प्रोडक्शन करते हैं। तो अब इसके आगे मैं आपको क्या बताऊंगी, इसके आगे मैं आपको बताने वाली हूँ क्रॉपिंग पैटर्न। हमारा क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, ठीक है। अब ये आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये तो मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यानी कितने तरीके से हम लोग फार्मिंग करते चले आ रहे हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ क्रॉपिंग पैटर्न। बहुत इजी है ये चैप्टर, कोई खास इसमें बहुत ज्यादा लेबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार इसको समझना है बस, और कुछ नहीं है। जैसे हमारा क्रॉपिंग पैटर्न में सबसे पहले क्या आता है, हमारा रबी आता है। क्या आता है, हमारा रबी आता है। अब इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है, इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई कब से कब तक, अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में ये फसल बोई जाती है, पहला पॉइंट। अप्रैल से लेकर जून के बीच में इसको कट कर लिया जाता है। जो आपसे जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा मैं उसी तरह से आपको बता रही हूँ। और इसकी खास जो एग्जाम्पल, इसकी जो क्रॉप्स क्या है, जैसे वीट, इसका पहला नंबर पे मेन है, वीट है, ग्रैम है, मस्टर्ड है, बार्ले है, इस तरह के प्रोडक्शन इसमें किए जाते हैं, ठीक है। ये आपको कोई इसमें दिमाग लगाने की कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है। इसमें रबी की फसलों के अंदर यानी 3 काइंड ऑफ द पैटर्न होते हैं। इसमें रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर के बीच हम बो देते हैं, अप्रैल से जून के बीच इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, यानी कट कर लिया जाता है। इसकी खास फसलें हैं, जैसे गेहूं है, चना है, सरसों है, बारले है, ये सारी इसकी खास फसलें हैं। दूसरे नंबर पे आपका आता है खरीफ। खरीफ की फसल क्या होती है, ऑनसेट मानसून, यानी मानसून आते ही बोया जाएगा इसको। और मानसून का महीना आपको पता ही है, जुलाई अगस्त, कहीं पे उधर अगर हम साउथ की तरफ जाएंगे तो जून में स्टार्ट हो जाता है, हमारे इधर नॉर्थ की तरफ आते आते जुलाई अगस्त हो जाता है मानसून का। और फिर इसके बाद इसको कट कर लिया जाता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच, इसको कट कर लिया जाता है। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे एक फसल काटी गई और दूसरी इधर से यहाँ से बोई गई, ठीक है। और इसकी जो एग्जाम्पल अगर हम लें कौन कौन सी फसलें हैं, तो इसकी जो मेन, दीज आर द मेन क्रॉप्स इन द सीजन ऑफ द खरीफ। राइस है, आपकी उड़द हो गई, आपकी मूंग हो गई, कुछ दालें हैं जो खास, ठीक है, बाजरा है, ज्वार है, ये सारी फसलें क्या नाम है आपकी
खरीफ के उसमें, ये आपको याद क्या रखना है, मानसून में बोया जाता है, अक्टूबर और दिसंबर में कट कर ली जाती है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, आ जाते हैं जैद की फसल। जैद की फसल एक ऐसी फसल है जो आपको पता है समर में होती है। इसका सीजन क्या होता है, समर में। तो क्या हम फलों के नाम लेंगे कुछ चीजों के तो आप समझ ही जाएंगे। जैसे आपका वाटरमेलन है, आपका मस्क मिलन है यानी खरबूजा, आपका ये खीरा, ककड़ी, दुनिया भर का जितना भी आप गर्मी में देखते हो, ये सारी चीजें क्या होती है, जायद में आती है और समर के सीजन में ही बोई जाती हैं। तो एक तरह से जो सर्कल चलता है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे मैं आपको ये देखिए यहाँ पर दिखाऊं आपको कि कैसे हमारा जो सर्कल चलता है इसका, ये आपका सर्किल में बना के देखिए। जैसे मैंने एक सर्किल बनाया आपका, ये देखिए एक सर्किल बना दिया। हमने मानसून से शुरुआत करी, ठीक है, मानसून से शुरुआत करी तो हमने कब इसको हार्वेस्ट किया, अक्टूबर से दिसंबर के बीच, ठीक है। फिर हमने दिसंबर के बीच जब इसको किया तो यहाँ पे क्या बोने का टाइम आ गया। ये क्या, अब रबी की फसल बो देंगे, यहाँ पे है शोन यानी बो दिया हमने। और ये क्या सीजन, ये खरीफ की फसल के कटने का टाइम है, हार्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। हार्वेस्ट करने के बाद हम खाली नहीं बैठते, मैं कहना ये चाहती हूँ। फिर उसके बाद हम अप्रैल और उसमें जून में आ जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट कर ली जाएगी, है ना, कट कर ली जाएगी। ये वाली जो आपकी रबी की फसल बोई जाएगी, इधर कट कर ली जाएगी। तो फिर हम इधर यहाँ जैद फसल का यानी जैद का क्या करेंगे, शो करेंगे, और इधर रबी का क्या करेंगे, हम हार्वेस्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह करते करते हमारा पूरा सर्कल पूरा हो जाता है, ठीक है। और हम ये देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, यानी 3 तरीके से ये हमारा पैटर्न चलता है। फिर से मैं आपको बता दूं, पहले नंबर पे आपका रबी की फसल आता है, जिसको अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हम बोते हैं यानी शो। फिर अप्रैल से जून के बीच इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। और इसकी प्रमुख फसलें क्या हैं, दीज आर द पर्टिकुलर क्रॉप्स विच आर शोन इन द सीजन ऑफ द रबी। आपका गेहूं है, चना है, तमाम तरह की सरसों है और बारले वगैरह है आपका, ये हो गया। फिर इसके बाद ये खरीफ का आता है। खरीफ की फसल में देखिए, जैसे यहाँ बताया आपको अक्टूबर से यहाँ इसको क्या करते हैं, मानसून में बोते हैं इसको, अक्टूबर और दिसंबर में इसको कट कर लेते हैं खरीफ की फसल को। प्रमुख फसलें क्या हैं आपकी, चावल, राइस इज द बिगेस्ट, जिसे हम पैडी कहते हैं। इसके साथ आपका बहुत सारी और जैसे ज्वार है, बाजरा है, कॉटन है, उड़द है, मूंग है, तमाम किस्म, ग्राउंड नट है, तमाम किस्म की आपकी ये सारी चीजें आ जाती हैं। जैद की फसलों में हम आ जाते हैं जो कि स्पेशली समर के सीजन में बोई जाती है। और इसमें आप जानते हैं जैसे गर्मी आते ही खरबूजा भी आ गया, तरबूज भी आ गया, आम भी आ गया, सारी चीजें आप देखिए हर तरह की वैरायटी, ककम्बर में ककड़ी भी आ गई, खीरा भी आ गया, सारी चीजें। तो इस तरह से एक क्रॉपिंग पैटर्न का सीरियल चलता रहता है, खाली कोई नहीं बैठता है, समझ गए आप। पूरे ईयर हम अपने खेत का यूज करते रहते हैं विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द क्रॉप्स, जिसको हम बाद में जानेंगे। जैसे आपका वर्टिकल्चर है, आपका हार्टिकल्चर है, सब अलग अलग जितने भी हम खेती करते हैं उसमें ये सारी चीजें हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम इससे आगे अपने टॉपिक्स को बढ़ाते हुए जो हमारी जो मेन फसलें हैं, जो मेजर क्रॉप्स हैं, वो किस टेम्परेचर में आपकी क्या नाम है ग्रो करी जाती हैं, उनको कितने पानी की जरूरत है, उनको ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, जो हमारे यहाँ की मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया के बाद ये इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू।